मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुमन संधू गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज श्री विजयनगर इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। तो अपनी जो ये चल रही है शिक्षा, इसमें हिंदी टीचिंग सब्जेक्ट है आपका जो बीएड में, तो इसमें आपकी सेकंड यूनिट चल रही है। सेकंड यूनिट में आज का जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है कक्षा शिक्षण के सिद्धांत। यानी कि हमें बच्चों को कक्षा में किन किन से पढ़ाते समय किन किन सिद्धांतों को अपनाना चाहिए, कि किन किन सिद्धांतों को प्रयोग में लाना चाहिए। तो आज मैं जो आपको बताऊंगी कक्षा शिक्षण के सिद्धांत बता रही हूँ कि कक्षा शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं और उनको को कैसे लागू करना है। तो जो अध्यापन क्या है, एक कला है। अध्यापन क्या हो गया आपका, एक कला होगी। और जो अभ्यास से जो हमारी अध्यापन है उसे एक कला माना जाता है। कला जो भी होती है, अगर हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा कई बार इस्तेमाल करते हैं, जैसे अभ्यास करते हैं, बार बार चीज़ को रिपीट करते हैं, तो वो कला क्या होती है हमारे अंदर उतनी ही निखरती जाती है, उसके मुद्दा ही निखार आता जाता है। तो इसी प्रकार जो अध्यापन है एक कला है और ये किस पर अधिकाधिक जो अभ्यास को अधिकाधिक क्या करती है, परिष्कृत करती है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में मानव है, जो मनोविज्ञान क्षेत्र में जो मानव है, मानव स्वभाव तथा अधिगम। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि मानव का स्वभाव हो गया या अधिगम हो गया, उसका सीखने अधिगम के बारे में अनेक प्रकार क्या है गवेषणाएं हैं मानव में, जिनके फलस्वरूप जो आपका कक्ष अध्यापन है के कुछ सिद्धांत निर्मित हुए हैं। अध्यापन की सफलता के लिए हमें क्या करना है, अगर अध्यापन की सफलता चाहते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, बालक की रुचियों, क्षमताओं, उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं, अभिवृत्तियों, उसकी प्रवृत्तियों और आदि की योग्यताओं को क्या करना चाहिए, ध्यान में रखते हुए सिद्धांतों को बनाना चाहिए। उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर कक्षा में क्या करवाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। तो इसमें पहले क्या आ जाता है कि कक्षा में जो आपका सिद्धांत है, सबसे पहले क्या आ जाती है, व्यक्तिगत विभिन्नता। इसमें कक्षा शिक्षण के सिद्धांत में सबसे पहला जो है वो क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता। कौन सी है, व्यक्तिक विभिन्नता। कौन सी आ गई आपकी, व्यक्तिक। कौन सा सिद्धांत है, एक नंबर आपका व्यक्तिक विभिन्नता। विभिन्नता, व्यक्तिक विभिन्नता। व्यक्तिक विभिन्नता में क्या होता है, देखो व्यक्तिक विभिन्नता होगी जैसे आपकी इसमें कि हर व्यक्ति की क्या होती है, अलग अलग प्रकार की क्या होती है, मनोभाव वृद्धि होती है। हर की अपनी अपनी क्या सोचने की क्षमताएं, हर की अपनी अलग अलग होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सभी मनुष्य होने के नाते, समाज में सभी मनुष्य होने के नाते समान है, परंतु उनमें क्या पाया जाता है, शारीरिक विभिन्नता पाई जाती है। जैसे कि शारीरिक विभिन्नता में क्या होता है, बच्चे का बौद्धिक, पारिवारिक, भावनात्मक आदि दृष्टियों से क्या होता है, बच्चा भिन्न होता है। कोई जैसे बालक कक्षा में होते हैं, हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, भिन्नता होती है। तो उसमें देखो क्या होता है, भिन्नता के कारण जो व्यक्तिगत भिन्नता है आपके अंदर या बच्चे के अंदर, तो उसमें क्या होता है, कई बच्चे करते हैं कक्षा में पढ़ाने पर जल्दी से सीख जाते हैं, जल्दी दूर सीखते हैं, और कई बच्चे होते हैं मंद गति से सीखते हैं पढ़ाई हुई चीज को। जैसे कि कोई बच्चा दूर यानी कि जल्दी गति से सीखता है, कोई मंद गति से सीखता है। तो कोई बालक क्या होता है, अत्यधिक भावुक होता है, यानी कि इमोशंस होता है, वो क्या होता है, अगर उसको थोड़ा सा भी डांटते फटकारते हैं तो वो बच्चा क्या करता है, जल्दी से रोने लग जाता है, वो भावुक होता है। और दूसरा क्या होता है, कई तर्कशील और भाषाई अभिक्षमता तीव्र गति से होती है। तो कोई क्या होता है, किसी बच्चे की क्षमता होती है किसी सब्जेक्ट में जल्दी से सीखता है, जैसे कई बच्चे मैथ को जल्दी सीखते हैं, कई बच्चे क्या करते हैं, मैथ को सीख जाते हैं, कोई इंग्लिश को सीख जाता है, कोई हिंदी को सीख जाता है। तो हर बच्चे की अपनी जो सोचने की शक्ति, अभिवृत्ति क्या होती है, अलग अलग होती है। अगर हम उसी चीज को ध्यान में रखते हुए
जो उसको टीचिंग करवा रहे हैं, उसको पढ़ा रहे हैं, उसकी व्यक्तिगत भिन्नता है उसको ध्यान में रखते हुए हम बच्चों को ध्यान में रखते हुए हमें बच्चों को क्या करना है, पढ़ाना है। और सामान्यतः जो हमारी पाठ्यचर्या का अनुसरण करते समय अध्यापक को क्या करना है, जो शिक्षार्थी है उनकी विभिन्नताओं को क्या करना है, भिन्नताओं को ध्यान में रखना है। कक्षा के अंतर्गत जैसे आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो उस टाइम आपको क्या करना है, प्रश्नों की रचना जो कार्य में है, व्याख्या करने में या उसके सांस्कृतिक कार्य में जो प्रभावी गति से व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए उनको क्या करवाना है, शिक्षण देना है। यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता की समाज में जो मनुष्य है, सभी मनुष्य समाज में समान होने के नाते उनमें क्या पाई जाती है, व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। जैसे उसकी शारीरिक विभिन्नता होगी, भौतिक, पारिवारिक, भावात्मक, व्यक्ति भिन्नता पाई जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि कई बच्चे किसी चीज को जल्दी से सीखते हैं और कई धीमी गति से सीखते हैं, और कई होते हैं क्या, अत्यधिक भावुक होते हैं और तर्कशील। किसी विषयों का होता है कि भाषाई कई बच्चे तर्कशील से जल्दी सीखते हैं, जैसे कई बच्चों का मैथ में इंटरेस्ट होता है या हिंदी में होता है, इंग्लिश में होता है, तो उसी के हिसाब से बच्चा क्या करता है, उस चीज को जल्दी से या धीमी गति से सीखता है। उसके बाद है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। 2 नंबर आपका इसमें आ जाता है अभिप्रेरणा। 2 नंबर आपका आ जाता है इसमें अभिप्रेरणा का सिद्धांत। 2 नंबर इसका आपने इसमें आ गया अभिप्रेरणा का सिद्धांत। 1 नंबर था आपका रैखिक भिन्नता, 2 नंबर आ गया आपका इसमें 2 नंबर क्या है, इसमें आपका जो है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेट करना बच्चे को। जब क्या होता है, शिक्षार्थी किसी बात को सीखने हेतु मानसिक रूप से तैयार न हो, यानी कि बच्चे को अगर हम क्या करते हैं, अगर लिखाते हैं, अगर उसको कुछ शब्द लिखने नहीं आते या बोलने नहीं आते तो हमें क्या करना है, बच्चे को अभिप्रेरित करना है, उसमें अभिप्रेरणा को उसे मोटिवेट करना है। जैसे कि आप उसको कुछ भी कह सकते हो कक्षा में, जैसे कि आप उसको क्या लिखाना सिखाना है या क्षत्रिय लिखाना सिखाना है, तो आप बच्चे को अक्षर बना के दोगे कॉपी में, उस पर पेंसिल घुमाने को बोलोगे, उसके बाद आप उसको कह सकते हो अच्छा, बहुत अच्छा, गुड, वेरी गुड, या उसको किसी चीज का प्रलोभन देके उसके आप प्रेरित करके हम बच्चे को उस चीज को क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। उसके बाद तीसरा आपका आ जाता है संबंधीकरण का सिद्धांत। तीसरा आपका इसमें आ जाता है संबंधीकरण का सिद्धांत। इस प्रकार में संबंधीकरण का सिद्धांत, इस सिद्धांत में क्या होता है, संबंधीकरण के सिद्धांत में हम जो नया क्या होता है, नया ज्ञान प्राप्त करते हैं। यानी संबंधीकरण में क्या होता है, जब हम कोई नया ज्ञान प्राप्त करते हैं या बच्चे को नया ज्ञान देते हैं तो हमें उसको क्या करना है, पहले प्रस्तावना देनी होती है। जैसे कि आप बच्चे को जो लेसन नया अध्याय शुरू करवा रहे हो तो उसको क्या करोगे, आपसे पहले उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछोगे। जैसे कि आपने कहा है कि उसका अभ्यंतरीकरण तभी हो पाता है जबकि हम उसे पूर्व अधीत ज्ञान से संबोध करते हैं, यानी कि उससे उस लेसन के बारे में पहले थोड़ा पूछते हैं अथवा किसी अन्य प्रकार का अनुप्रयोग आदि द्वारा हमारा जो स्थायी ज्ञान कोश अंग बना लेते हैं। और भाषा शिक्षण में चाहे नए शब्द सिखाना हो या कविता हो या आदि भाव हृदय गम्य करवाना हो तो उसे पूर्वानुभवों से क्या करना पड़ेगा, संयुक्त करना आवश्यक होता है। यानी कि संबंधीकरण, हम अगर बच्चे को पृथ्वी का लेसन पढ़ाना चाहते हैं तो हम उससे पहले क्या करेंगे, पृथ्वी से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद उसको पूर्वाग्रह से पूर्व ज्ञान से उसको अभिप्रेत करवाएंगे। तो ये क्या हो जाता है, उसके बाद उसको लेसन को आगे बढ़ाएंगे संबंधीकरण, यानी कि आपने उनसे पहले कुछ क्वेश्चन पूछे और क्वेश्चनों से संबंध करवाते हुए वो आगे आप उस अध्याय को बढ़ाएंगे। उसके बाद आ जाता है शिक्षार्थियों का प्रतिभागित
शिक्षार्थियों, चौथा पॉइंट आपका आ जाता है शिक्षार्थियों का इसमें क्या आ जाता है प्रतिभागिता। तब इसमें क्या होता है प्रतिभागिता में आपने जैसे कि बच्चा किसी चीज में प्रतिभागी बनता है, जैसे कि आपको भाषा कौशल यानी उसको भाषा की स्किल्स यानी भाषा कौशल प्रधान विषय है और कौशल अर्जित करने के लिए यानी कि उसको सिखाने के लिए अनुकरण यानी को वो सुनता है, अनुप्रयोग का क्या करता है बारंबार उपयोग करके अभ्यास की आवश्यकता होती है और इसी के माध्यम से जो आपके भाषा अध्यापन के अनुकरण में यानी कि जो आपकी भाषा है उसका अध्यापन जबकि उसको पढ़ना अनुकरण सुनना अनुकरण अनुप्रयोग आदि के द्वारा तथा पुनः यानी को दोबारा उसको दोहराना अभ्यास के क्या करने चाहिए अधिक से अधिक बच्चे को क्या करने चाहिए अवसर मिलने चाहिए। यानी कि किसी बच्चे को अगर पढ़ना नहीं आता तो आप क्या करोगे बच्चे को कुछ लाइनें या पैराग्राफ देके उसको उस चीज को दोबारा रिपीट करवाओगे तो बच्चा क्या होता है उस चीज को या उस उन शब्दों को समझ जाता है और उससे क्या हो जाता है उस चीज का पूरा ज्ञान हो जाता है यानी कि उसको पूरी नॉलेज हो जाती है। अवसर मिलने चाहिए यानी कि बच्चे को कक्ष में 1-2 बच्चों से ही नहीं बल्कि पूरे क्लास के पूरे बच्चों से बुक की रीडिंग लगवानी चाहिए। अगर जिन बच्चों को पढ़ना नहीं आता तो आप उनको कक्षा में पढ़वाने की कोशिश करें। अगर बच्चा नहीं पढ़ता तो उसके साथी के साथ उसको बढ़ाकर जो जिस बच्चे को पढ़ना आते हैं तो उसके साथ बिठाकर उसको बुक की रीडिंग लगवाने के लिए गएंगे तो बच्चा अगर बार बार उस चीज को रिपीट करता है तो उसको क्या कर जाता है वो सीख जाता है धीरे धीरे। उसके बाद आते हैं स्वाभाविकता का सिद्धांत। आगे 5 नंबर आपका आ जाता है स्वाभाविकता का सिद्धांत। आपका 4 नंबर आगे आ गया 5 नंबर स्वाभाविकता का सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या होता है कि जो आपने भाषा वातावरण बनाने पर सीखी जाती है उसमें अध्यापक स्वयं हिंदी बोले और छात्रों से भी बुलवाए तो ये उसके स्वभाव में आ जाता है। स्वाभाविकता यानी कि अगर हम क्या करते हैं क्लास में या स्कूल में हमें क्या करनी है शिक्षक को खुद हिंदी बोलेगा तो बच्चा क्या होएगा अपने आप हिंदी बोलेगा क्योंकि उसके स्वभाव में आ जाएगा कि अगर मेरा परिवार मारवाड़ी बोलता है और स्कूल कक्षा में हिंदी बोली जाती है तो बच्चा हिंदी ही बोलेगा तो ये उसके स्वभाव में आ जाता है। तो ये किसका सिद्धांत हो जाता है स्वाभाविकता का सिद्धांत हो जाता है। उसके बाद आपका आगे है क्रियाशीलन और अभ्यास का सिद्धांत। 6 नंबर आपका है क्रियाशीलन व अभ्यास। क्रियाशीलन व अभ्यास का सिद्धांत। क्रियाशीलन व अभ्यास का सिद्धांत। इस सिद्धांत में देखो क्या होता है छात्र को क्रियाशील यानी कि बच्चा है जो काम करता रहे करे क्रियाशील रखने के लिए शब्दों का उच्चारण यानी कि आप बच्चों को कक्षा में वो कार्य करता रहे इसके लिए आप बच्चों को लगातार क्या कहोगे बोलने के लिए कहोगे। जैसे कि बच्चे को बोलो कि आप खड़े होकर लेसन पढ़ो या पहाड़े पढ़ो या गिनती पढ़ो तो इससे क्या बच्चा हो जाता है क्रियाशीलता करता रहता है वो कार्य करता रहता है। इसके लिए क्रियाशीलन करने के लिए उसे उच्चारण करवा सकते हो आप कविता का उच्चारण करवा सकते हो उसके बाद आपको उसको कविता को याद कराना हो गया मॉडल बनवाना हो गया आदि क्रियाएं बच्चे को क्या कर सकते हैं करवा सकते हैं। साथ में ही आप छात्रों को भाषा बोलने पढ़ने लिखने का अभ्यास भी कराया जा सकता है। जैसे कि ध्वनियों का उच्चारण हो गया ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण जैसे ध्वनियां अभी आ ई ऊ ये सारी क्या होती हैं हमारी
ध्वनियाँ होती हैं। अगर आपको बच्चे को शुद्ध बोलना सिखवाना है तो आप उसको क्या करोगे, दोबारा दोबारा बोलने के लिए, अभ्यास करने के लिए बोलोगे। जैसे ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण सहित वाचन करने का अभ्यास हो सके। यानी कि कई बच्चे क्या होते हैं, श और स में अंतर नहीं जानते, तो आप अगर उन शब्दों का बच्चों से दोबारा दोबारा उच्चारण करवाओगे तो वो श और स में क्या होता है, फर्क करना सीख जाते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है आगे रुचि का सिद्धांत। 7वां पॉइंट आपका इसमें आ जाता है रुचि का सिद्धांत। 7वां पॉइंट आपका इसमें आ गया रुचि का सिद्धांत। रुचि यानी कि बच्चे का इंटरेस्ट। तो इसमें क्या होता है, हमें क्या करना है, अगर बच्चे को पाठ पढ़ाना है, अगर पाठ को रुचिकर बनाना है तो पाठ पढ़ाने से पूर्व हमें क्या करेंगे, बच्चों से कुछ प्रश्न पूछने चाहिए, जिससे कि बच्चों के अंदर उस लेसन के प्रति क्या हो जाए, रुचि, उसका इंटरेस्ट पैदा हो जाए। जैसे कि आप बच्चों को दृश्य श्रव्य साधन दिखाकर या उनका प्रयोग करके भी आप बच्चे की उस चीज में रुचि पैदा कर सकते हो, उत्पन्न कर सकते हो। इसके साथ ही आप खेल विधि या कहानी विधि को भी आदि का भी इसमें प्रयोग कर सकते हो और इससे बच्चों के अंदर रुचि ला सकते हो। तो ये कौन सा सिद्धांत आ जाता है, रुचि का सिद्धांत। उसके बाद आपका आगे आ जाता है 8वां पॉइंट है वो स्वतंत्रता एवं व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। 8वां पॉइंट है स्वतंत्रता एवं व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। स्वतंत्रता एवं व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। इस तरह के सिद्धांत में क्या होता है, जैसे कि कक्षा, विद्यालय व परिवार, यानी कि बच्चे की जो कक्षा होगी, विद्यालय हो गया, उसका परिवार का वातावरण क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। आपको इसमें क्या होना चाहिए, जैसे कि आपका हो गया कक्षा, विद्यालय, स्वतंत्रता यानी कि बच्चे को सीखने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसके कक्षा में होगी, विद्यालय में होगी, परिवार में, उसको क्या बच्चे को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। और स्वतंत्र जो उसका वातावरण में ही व्यक्तिगत भिन्नता का क्या किया जाता है, ध्यान रखा पर ध्यान दिया जा सकता है। कक्षा में अध्यापक पढ़ाते समय व्यक्तिगत विभिन्नताओं को भी ध्यान में रखे, यानी कि हर बच्चे की क्या होती है, सुनने की, सोचने की, समझने की क्या होती हैं, शक्तियाँ अलग अलग होती हैं। हर बच्चे की मानसिक स्तर होता है वो अलग अलग होता है। शिक्षक को इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए बच्चे को शिक्षण करवाना चाहिए। उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए शिक्षण करवाना चाहिए। कि कई बार क्या होता है, कई बच्चे किसी विषय को जल्दी समझते हैं और कईयों की सीखने की गति क्या होती है, धीमी होती है। तो शिक्षक को इसी के आधार पर उनको बच्चों को प्रशिक्षित करना चाहिए और उसके साथ ही उसकी स्वतंत्रता एवं व्यक्तिगत विभिन्नता का भी ध्यान रखना चाहिए। आगे आपका 9वां पॉइंट आ जाता है प्रयत्न का सिद्धांत। 9वां पॉइंट आपका है प्रयत्न 9वां पॉइंट आपका है प्रयत्न का सिद्धांत। आगे है ये आपका प्रयत्न का सिद्धांत। 9वां पॉइंट है प्रयत्न का सिद्धांत, यानी कि इसमें क्या होता है, वाक्य रचना होगी, श्रुतलेख हो गया, सस्वर पठन हो गया, प्रयत्न की आवश्यकता रहती है, यानी कि इनको दोबारा दोबारा करवाने की वाक्य रचना, श्रुतलेख बच्चे को रोज क्लास में दिया जाना चाहिए, जिससे कि इसकी लिखाई में सुधार आ सके। हमें प्रयत्न करनी चाहिए इन चीजों को सुधरवाने के लिए। उसके बाद है बाल्यावस्था के महत्व का सिद्धांत। 10वां है आपका बाल्यावस्था के महत्व का सिद्धांत। बाल्यावस्था के महत्व का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या आता है कि बाल्यावस्था के सिद्धांत में बाल्यावस्था में बालक प्रचुर मात्रा में क्या है,
सीखता है। जैसे कहते हैं कि घड़ा पक जाता है तब उसे दूसरा रूप देना क्या होता है, जब घड़ा पक जाता है तो उसे दूसरे रूप में बदलना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। उसी तरह जब बच्चा छोटा होता है, अगर हम उससे अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा ज्ञान देंगे तो वो क्या होगा, उसी के आधार पर बन जाता है। अगर पके हुए घड़े को हम दोबारा उस रूप में डालना चाहेंगे तो वो नहीं डाल सकता। उसी तरीके से अगर बच्चा जब छोटा होता है उसे अधिक से अधिक अच्छा सिखाया जाए तो वो उसी के आधार पर उसका क्या होता है, विकास होता है। इसलिए जो बच्चा है वो क्या है, कच्चे घड़े का दूसरा रूप होता है। तो जो मैंने आज आपको बताया है वो बताए थे कक्षा शिक्षण के सिद्धांत। उसके बाद आगे आपका है चयन एवं विभाजन का सिद्धांत। 11वां पॉइंट है आपका चयन एवं विभाजन, चयन एवं विभाजन का सिद्धांत, चयन एवं विभाजन का सिद्धांत। यानी कि हम जो चीज बच्चों को सिखा रहे हैं उस चीज का पहले ही हमें क्या पढ़ाना है और किस तरीके से पढ़ाना है कि बच्चे को समझ में जल्दी आ जाए। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, इस उद्देश्य को पूरा करना है तो हमें सबसे पहले हमें उस चीज को क्या करना चाहिए, तो उस चीज के बारे में सोचना चाहिए, स्वयं सोचना चाहिए कि हमें अगर बच्चे को संधि सिखानी है तो पहले जैसे कि आप गुण संधि या दीर्घ संधि में से पहले आप कौन सी संधि पढ़ाओगे तो चयन पाठ्य सामग्री को पहले से ही विभाजित कर लेना चाहिए। जैसे कि आप दीर्घ संधि बढ़ाना चाहते हो, जैसे ए प्लस आई तो बराबर क्या आ जाता है आ, ई प्लस ई तो बराबर क्या हो जाता है उ, तो ये क्या आपको होगी, दीर्घ संधि होगी। उसके बाद आपका है अनुकरण एवं स्वयं संशोधन का सिद्धांत। 12वां आ जाता है अनुकरण एवं स्वयं संशोधन, अनुकरण एवं स्वयं संशोधन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या आता है, बालक क्या होता है, अनुकरणशील होता है, यानी कि बच्चा जल्दी सीखता है। अनुकरणशील ज्यादा होता है, वह अध्यापक को क्या करता है, अपना आदर्श मानता है और उसी के द्वारा जो उच्चारण शब्द वाक्य सीखता है। यदि बालक को पहले अशुद्ध बोलना सिखाया जाए तो बच्चा भी अशुद्ध बोलता है, अगर शुद्ध बोलना सिखाओगे तो बच्चा भी क्या बोलेगा, शुद्ध ही बोलेगा। तो अनुकरण और स्वयं संशोधन द्वारा ही यह सिद्धांत इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद है मौखिक प्रवचन का सिद्धांत। 13वां आ जाता है इसमें मौखिक प्रवचन का सिद्धांत, मौखिक प्रवचन का सिद्धांत। 13वां पॉइंट है इसमें मौखिक प्रवचन के सिद्धांत में क्या होता है कि जो हमारी भाषा शब्द की व्युत्पत्ति इस दृष्टि से कि जो हमारे श्रवण स्मृति होती है यानी सीखने की, और जो श्रवण स्मृति होती है सुनने की शक्ति, और नेत्र स्मृति होती है देखने की स्मृति की अपेक्षा क्या होती है, अधिक प्रभावशाली होती है। जो हमारी श्रवण इंद्रियां होती हैं वो क्या है, ध्वनि को सुनकर ग्रहण करती हैं। तो मौखिक कार्य में हम क्या करते हैं, उस चीज को जब देख के सीखते हैं तो वो क्या होती है, हमारे दिमाग में प्रत्यक्ष रूप से वो क्या हो जाती है, एकदम फीड हो जाती है। तो वो हमारे लिए क्या होती है, जो मौखिक, अगर हमें कोई मौखिक प्रवचन देता है तो वो हमें उतने याद नहीं होते, जबकि जो चीज हम प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखते हैं उस चीज को हम क्या करते हैं, जल्दी सीखते हैं। तो ये इसके अंतर्गत जाता है मौखिक प्रवचन का सिद्धांत। तो आज मैंने आपको कक्षा शिक्षण के सिद्धांत बताए हैं, 13 है कक्षा शिक्षण के सिद्धांत। तो सबसे पहला सिद्धांत था व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी कि इस सिद्धांत में क्या होता है कि हर व्यक्ति जो टीचर होता है उसको क्या करना चाहिए, जो बच्चा है उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर ही उसे शिक्षण देना चाहिए। कई क्या होता है कि कई बच्चे किसी चीज को जल्दी सीखते हैं, कई धीरे सीखते हैं। तो इस आधार पर आप बच्चे को उसकी जो सोचने, उसकी जो सोचने की देखने की रुचि होती है उसी के आधार पर उसको क्या करनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। कई बच्चे भावुक होते हैं तो उसी के आधार पर, उसकी प्रवृत्ति के आधार पर उसको शिक्षा देनी चाहिए। अभिप्रेरणा का सिद्धांत यानी कि बच्चे को मोटिवेट करना, संबंधीकरण यानी कि उसको किसी
संबंध, उससे संबंध स्थापित करके या पूर्व ज्ञान से संबंधित करके पढ़ना चाहिए। फिर है शिक्षार्थियों का प्रतिभाव, तो फिर उसके बाद है स्वाभाविकता का सिद्धांत, उसके बाद है क्रियाशील है अभ्यास का सिद्धांत हो गया, फिर है रुचि का सिद्धांत हो गया, फिर है स्वतंत्रता और व्यक्तिगत उद्यमिता होगी, फिर है पर्यटन का सिद्धांत, फिर बाल्यावस्था के महत्व का सिद्धांत, उसके बाद है चयन एवं विभाजन का सिद्धांत, फिर 12वां है अनुकरण एवं स्वयं संशोधन का सिद्धांत, और लास्ट आपका है मौखिक प्रवचन। तो ये आपके हो गए कक्षा शिक्षण के सिद्धांत, यानी कि आप पढ़ाते समय इन सिद्धांतों को आपको ध्यान में रखते हुए कक्षा में शिक्षण देना है। तो इससे क्या होगा, आपका कक्षा शिक्षण क्या हो जाता है, प्रभावशाली बनता है। तो इसके साथ आपकी जो क्लास है यही खत्म होती है। धन्यवाद। कल की क्लास में नया टॉपिक